make Reebok lose their game. आ रही रीबॉक के डाउनफॉल की वजह। दोस्तों रीबॉक कंपनी के बारे में आप जानते होंगे। इसके शूज़ काफ़ी अच्छे और हर एथलीट तकरीबन इन्हें ही इस्तेमाल करता था। रीबॉक का लोगो आपको काफ़ी क्रिकेट के बैट पर भी देखने को मिला होगा और काफ़ी स्पॉन्सरशिप पर भी रीबॉक का नाम लिखा हुआ आपने देखा होगा। दोस्तों ये एक काफ़ी अच्छा ब्रांड था। दोस्तों साल 2005 में एडिडास रीबॉक को 3.7 बिलियन डॉलर में खरीद लेता है और साल 2021 में एडिडास रीबॉक को ऑथेंटिक ब्रांड ग्रुप को 2.7 बिलियन डॉलर में बेच देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और आज रीबॉक को कोई पूछता भी नहीं। दोस्तों रीबॉक जैसा ब्रांड एक टाइम पर ऐसा ब्रांड था कि नाइकी जैसे ब्रांड को टक्कर दे दी थी और आज के टाइम पर नाइकी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। दोस्तों जानते हैं कि रीबॉक के साथ क्या हुआ था। दोस्तों 1895 में इंग्लैंड के बोल्टन शहर में जोसेफ विलियम फोस्टर नामी बंदे ने एक शूज बनाया जिसको स्पाइक शूज का नाम दिया गया। दोस्तों 1924 तक स्पाइक शूज इंग्लैंड के प्लेयर्स के दरमियान बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। दोस्तों जब 1950 का दौर था, फाउंडर विलियम फोस्टर के दो बड़े बेटे जो फोस्टर और जेफ फोस्टर ने सोचा कि क्यों ना इस इजाद को पूरी दुनिया में मशहूर किया जाए। दोस्तों वो अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए अमेरिका में पहुंच गए और हाँ दोस्तों वो अपनी कंपनी को प्रमोट करने से पहले अपनी कंपनी का नाम चेंज करते हैं और यहाँ इस ब्रांड का नाम रीबॉक रखा जाता है। और दोस्तों ये दोनों भाई अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए 10 साल तक कोशिश करते रहे लेकिन इनको कोई डिस्ट्रीब्यूटर ना मिल सका। लेकिन 1979 में आखिरकार वो टाइम आ गया जिससे एक अमेरिकन बिजनेसमैन पॉल फायरमैन ने इनको अपनी कंपनी प्रमोट करने के लिए हकूक दे दिए। दोस्तों इससे इनकी कंपनी को प्रमोट होने की उम्मीद लग गई। दोस्तों 1882 में एक ऐसा टाइम आता है जब अमेरिका में फीमेल में बहुत ज़्यादा एरोबिक डांस का भूत सवार हो जाता है और इस टाइम पर नाइकी और एडिडास मेल मार्केट को ही टारगेट कर रहे होते हैं। इस टाइम पर रीबॉक ने मौके से फ़ायदा उठाकर रीबॉक फ्री स्टाइल शूज़ बना दिए जो ज़्यादा फीमेल को ही टारगेट कर रहे थे और ये कुछ ही दिनों में ये सारे शूज़ मार्केट से बिक गए। और दोस्तों रीबॉक अभी शुरू ही हुआ था कि ये शूज़ पूरे अमेरिका में मशहूर भी हो गया। दोस्तों 1983 तक इस कंपनी ने 12.8 मिलियन डॉलर की सेल कर दी और दोस्तों ये कामयाबी देखकर 1984 में पॉल फायरमैन ने रीबॉक कंपनी को फोस्टर ब्रदर से खरीद लिया। दोस्तों रीबॉक की फ्री स्टाइल शूज इतने ज्यादा कामयाब हुए कि 1985 में एक अमेरिकन एक्टर सैबल शेफर्ड ने इन्हीं जूतों को पहनकर एक अवार्ड शो भी किया। दोस्तों 1988 में रीबॉक दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बन जाता है। दोस्तों आखिरकार ऐसा क्या होता है कि इतनी सक्सेसफुल कंपनी आज खत्म हो चुकी है। दोस्तों रीबॉक कुछ ऐसी गलतियां करती है जिससे रीबॉक आज खत्म हो चुकी है। दोस्तों रीबॉक का ब्रांड इतना ज़्यादा मशहूर सिर्फ एरोबिक शूज़ की वजह से था लेकिन 1990 में यह ट्रेंड ख़त्म होने लग गया। इससे रीबॉक अपनी एक पहचान बनाता। इस कंपनी ने एक गलत कदम उठाया जिससे अगर डांस का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है तो रीबॉक डांस के शूज़ बनाना शुरू कर देता है और अगर फिटनेस का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है तो ये ब्रांड फिटनेस के शूज़ बनाना शुरू कर देता था। दोस्तों इससे रीबॉक की अपनी एक पहचान बन ही नहीं पाई जिससे लोग कंफ्यूज हो गए कि रीबॉक एक स्पोर्ट्स ब्रांड है या एक फिटनेस ब्रांड है। दोस्तों 90s में बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगा और इस टाइम पर नाइकी ने माइकल जॉर्डन के साथ डील साइन की कि वो इनके नाम के शूज़ लॉन्च करने लगे हैं। तो नाइकी ने एयर जॉर्डन के नाम से शूज़ को लॉन्च किया जिससे नाइकी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इससे कॉपी करके रीबॉक ने शकील ओनील के साथ डील साइन की लेकिन रीबॉक को फिर भी कामयाबी ना मिल सकी। नाइकी के एयर जॉर्डन शूज़ के मुकाबले में रीबॉक ने रीबॉक पंप शूज़ लॉन्च किए लेकिन रीबॉक को सक्सेस ना मिल सकी जिससे रीबॉक ने अपनी नंबर 1 पोजीशन खो दी। दोस्तों 1955 तक नाइकी नंबर 1 आ गया और दूसरा नंबर फिला ने हासिल कर लिया और रीबॉक इसी तरह ट्रेंड को फॉलो करते करते अलग अलग शूज़ बनाने लगा। दोस्तों 1994 के बाद रीबॉक अनाउंस करता है कि ये कंपनी सिर्फ स्पोर्ट शूज़ ही बनाएगी लेकिन इसके अगले साल ही 1995 में रीबॉक कंपनी बच्चों के शूज़ बना देती है जिसकी वजह से इनकी वैल्यू और डाउन हो जाती है। दोस्तों एक और बात, रीबॉक एक और गलती करता था कि वो शूज़ बनाते वक्त ये सोचता था कि शूज़ बहुत ज़्यादा सेल होंगे तो वो शूज़ की प्रोडक्शन को बढ़ा देते थे और मार्केट को नहीं देखते थे कि कितना शूज़ इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये जितना शूज़ बनाते थे मार्केट में इतनी डिमांड होती ही नहीं थी, इससे उनको और ज़्यादा नुकसान हो गया। दोस्तों रीबॉक अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से फेल नहीं हुआ था
दोस्तों रीबॉक और नाइकी दोनों के शूज़ 4000 से 7000 तक अवेलेबल थे, लेकिन नाइकी की स्टार्टिंग प्राइस 2700 रुपये होती थी, लेकिन वहीं पे रीबॉक की स्टार्टिंग प्राइस 900, 1200 और 1500 से स्टार्ट हो जाती थी, जिससे रीबॉक को कोई भी खरीद सकता था। लेकिन नाइकी की एक फिक्स प्राइस होती थी। दोस्तों इससे क्या हुआ कि रीबॉक ने इतने ज़्यादा शूज़ बना दिए जिससे उनकी इन्वेंट्री फुल हो गई और वो इसको क्लियर करने के लिए सेल लगा देते हैं, जिससे उनके ब्रांड की वैल्यू सेल की वजह से और कम हो गई, क्योंकि कोई भी चीज़ इस वक्त तक कीमती रहती है जब तक इसको कोई ख़ास अवाम ही खरीद सके। लेकिन कुछ टाइम के बाद सेलिब्रिटीज़ भी रीबॉक से दूर भागने लगे, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पर बहुत से ब्रांड अपने ख़ास प्रोडक्ट के ऊपर कभी सेल नहीं लगाते, वो इसको ख़त्म कर देते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दोस्तों अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप भी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ कि रीबॉक दिन ब दिन गिरती ही चली गई? दोस्तों इसका जवाब है कि जब रीबॉक कंपनी अपनी पीक पर थी तो इस टाइम शूज़ की डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन शूज़ बनाने वाली कंपनी बहुत ही ज़्यादा कम थी। लेकिन दूसरी तरफ 1990 तक डिमांड तो बढ़ी, लेकिन इसके साथ शूज़ बनाने वाली कंपनीज भी बढ़ गईं, जिससे रीबॉक आगे ही अपने ब्रांड वैल्यू खो चुका था, इससे वैल्यू और कम हो गई। दोस्तों पॉल फायरमैन ने सोचा कि आज के दिन रीबॉक नाइकी से आगे क्यों नहीं बढ़ रही, तो पॉल फायरमैन ने नाइकी के कंपटीटर एडिडास के साथ डील कर ली, जिससे रीबॉक की यह डील और ज्यादा नुकसानदेह साबित हुई। दोस्तों रीबॉक ने सोचा कि वो एडिडास के साथ मिलकर अपनी खोई हुई पोजीशन हासिल कर लेगा, क्योंकि डील साइन करते वक्त ये कहा था कि रीबॉक के शूज उनके नाम के साथ ही मार्केट में सेल होंगे। दोस्तों लेकिन ये एक एडिडास का प्लान था, क्योंकि रीबॉक का स्पोर्ट्स में 17% शेयर था और वहीं पर एडिडास का शेयर 8% था, जिससे रीबॉक का मार्केट शेयर एडिडास ने अपने नाम करा लिया और एडिडास ने रीबॉक को सिर्फ फिटनेस में ही काम करने के लिए महदूद कर दिया, जिससे एडिडास ने स्पोर्ट्स सेगमेंट में रीबॉक के शूज इस्तेमाल करने की बजाय अपनी कंपनी के शूज इस्तेमाल करने लगा। लेकिन दोस्तों एडिडास यहाँ भी पीछे नहीं हटा और 2006 में एडिडास ने NBA और NFL इन दोनों डील्स को अपने नाम करा लिया। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर एडिडास ये सब कुछ करने वाला था तो रीबॉक को क्यों पता नहीं चला। दोस्तों इस टाइम पर रीबॉक एडिडास के नीचे काम कर रहा था और जो कुछ एडिडास कहता रीबॉक को वो करना पड़ता था। तो दोस्तों 2006 में जो रीबॉक का 17% मार्केट शेयर था वो 2018 तक सिर्फ और सिर्फ 8% रह गया और रीबॉक की हालत इतनी ख़राब हो गई कि एडिडास को रीबॉक को फिर सेल ऑफ करना पड़ गया। दोस्तों 2005 में एडिडास ने रीबॉक को $3.7 बिलियन में ख़रीदा था और इसी एडिडास ने रीबॉक कंपनी को $2.7 बिलियन में बेच दिया। दोस्तों ये थी रीबॉक की स्टोरी। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको रीबॉक के बारे में कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।